अब भी किसी और सबूत की ज़रूरत है योर ऑनर? मेरी क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए ताकि हम वापस जा सकें और वहाँ उसकी बच्ची को उससे छीन कर एक ऐसी जगह भेज दिया गया था जहाँ वो सरवाइव नहीं कर सकती। हमें वापस जाना है। आप फैसला दीजिए और मुजरिम, हमें किसी को सज़ा नहीं दिलवानी मेहरमा। वो मेरा बच्चा नहीं था। वो जिसका बच्चा था उसके बाप ने 4 साल से अपने बेटे की कातिल को अपनी मोहब्बत और घर की छत तले परवान चढ़ाया। मुझे बस मेरा इंसाफ चाहिए। मिस्टर बहरोज का अपोलोजी लेटर जो ये मीडिया में देंगे बस। और जज साहब ने फैसला सुना दिया था। हर जाने के तहत उन्होंने हाकिम फैमिली को नुकसान पूरा करने का भी हुक्म दिया था। कोर्ट बेंच खाली हो चुका था। सब बाहर जाना शुरू हो गए थे और चांदनी बहरोज के सामने थी, जैसे कुछ देर पहले वो चांदनी के सामने खड़ा था। मिस्टर मेराज, आपने कहा था कि आपकी फैमिली में तलाक नहीं दी जाती, मगर मैं आपकी ख़ानदानी रिवायत को तोड़ना चाहती हूँ। बहरोज़ हाकिम, अपनी बात मुकम्मल करें। जो आपने बाहर करने की कोशिश की थी। बहरोज़ की आंखों से आंसू एक एक करके निकलना शुरू हो गए थे। उसने चेहरा उठाकर जैसे चांदनी की नज़रों में देखा था। चांदनी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मुझे पेपर्स भिजवा दीजिएगा मिस्टर हाकिम। मेराज साहब ने चांदनी को हाथों से पकड़ लिया था। चांदनी बेटा, प्लीज़ मिस्टर हाकिम, मुझे गाली मत दें इस लफ्ज़ को बोलकर, प्लीज़। हाथ झटक कर वो वहाँ से चली गई थी। बहुत जल्दी थी उसे। उसके रूम से जाते ही बहरोज़ ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला था और एक जगह कॉल की। असवन, वो केस वापस ले लो। उस बच्ची को बाहिफाजत उसके 1 महीने के बाद केस लेने का वापस कहा तुमने। क्या तुम्हें भी वो खबर मिल गई? खबर? कैसी खबर? वो अपनी जगह से उठ गया था। शी इज़ नो मोर बहरोज। उस बच्ची की डेथ हो गई है। उसकी माँ के गुनाहों की सज़ा उसकी बच्ची को मिल गई। उसने शायान को मारा। नो नो, बहरोज चिल्लाया था। दीवार पर मोबाइल दे मारा था और जल्दी से वो बाहर की जानिब भागा। वो भागते हुए बाहर आया था जब मेहरमा और चांदनी को देखा था उसने। चांदनी, वो चिल्लाया तो चांदनी के कदम रुक गए थे। गाड़ी में बैठते बैठते चांदनी, वो सीढ़ियों से उतरा था। चांदनी के पास आते ही उसने चांदनी को अपने साथ लगा लिया था। चांदनी, वो उसकी गर्दन में सर छुपाए बच्चों की तरह रो दिया। बहरोज हाकिम। चांदनी शॉक हुई थी। उसने मेहरमा की तरफ देखा जो अपना गुस्सा कंट्रोल किए खड़ी थी। चांदनी, वो लीव मी मिस्टर बहरोज, जस्ट लीव मी। बहरोज को पीछे धकेल कर वो गाड़ी में बैठ गई थी और जब मेहरमा बैठने लगी तो बहरोज ने उसका रास्ता रोका। मिस्टर बहरोज, डिवोर्स देकर इस बोगस रिश्ते से आज़ाद करें इसे। आपने जो करना था, जितना करना था, कर दिया आपने। अब आप, शी इज़ नो मोर। चांदनी को रास्ते में मत बताना, वहाँ जाकर बताना। कौन नो मोर? मेहरमा ने सरगोशी की थी। बहरोज की लाल आंखों में जब बेबसी, शर्मिंदगी और पछतावा देखा तो एक ही नाम निकला मेहरमा के मुंह से, नो। ऐसा नहीं हो सकता। बहरोज वहाँ से जाने लगा था जब रबिया ने उसका रास्ता रोका। बहरोज, मैं, एक ज़ोरदार थप्पड़ भरे मजमे ने उसने उसे मारा था। मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुम पल पल मौत मांगोगी और तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। रबिया की गर्दन पर उसकी गिरफ्त मजबूत हुई तो वो दोनों चचा ने बहरोज को पीछे कर दिया था। चलो बहरोज, सब देख रहे हैं। बहरोज के चेहरे पर फोटोग्राफर्स का फ्लैश जैसे ही पड़ा वो पीछे हुआ था। वो पैदल ही चल दिया था घर की तरफ। बेगम, मुझे हाथ मत लगाएं मेराज। मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। एक बात मेरी सुन लो शमीम। मैं, बहरोज जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ था उसका चेहरा अभी भी तर था। दादी ने व्हीलचेयर मोड़ ली थी। साथ मुलाजमा ने व्हीलचेयर दरवाजे की जानिब की। जब बहरोज ने सबको मुखातिब किया, दादी आप जहाँ जाना चाहती हैं चली जाइए। एक बार चांदनी के पास चली जाएं, उसे आपकी ज़रूरत होगी। उसे हमारी ज़रूरत नहीं है। उसने गाड़ी में बैठने से पहले हमारी तरफ देखा तक नहीं। उसे बस उसकी बेटी की ज़रूरत है। वो, उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है। बहरोज ने जैसे ही कहा उसके वालिद ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था उसे, जिसकी शिद्दत इतनी तेज़ थी कि वो चंद कदम पीछे लड़खड़ा गया। मेराज, उसकी बेटी? तुम्हारा भी खून है या नाजायज़ समझते हो उसे? अभी भी उसकी बेटी? हाँ, उसकी बेटी, क्योंकि मैं हमारी बेटी कहने का हक खो चुका हूँ। सुना आपने? मैं यही हूँ बाबा साईं। जो लान तान मुझे करनी है बाद में कर लीजिएगा। मुझे अभी जाने दे। किसी ने आना हो तो आ जाइएगा। चिल्लाते हुए वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला गया। दादी, बाबा को क्या हुआ? नाजिया, शायान को खाना खिलाकर सुला दो। ज़ैनब बेगम मेराज के पीछे पीछे अपने रूम में चली गई थी।
महरमा क्यों रो रही हो? अब तो हम केस जीत चुके हैं, अब चाहत को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये सुनने की देर थी। खिड़की से मुंह मोड़कर चांदनी की तरफ देखा था उसने। उसके कंधे पर बाजू रखे अपनी तरफ खींचा था और फिर से उसके गले लगकर रोने लगी थी। वो गला सूख गया था मगर हिचकियां बंद नहीं हो रही थी। वो उस लम्हे से डर गई थी जिस लम्हे चाहत की मौत का उसकी माँ को पता चलना था। उफ अल्लाह, महरमा क्या हुआ? तुम डरा रही हो अब मुझे। क्या हुआ है? कुछ नहीं, एयरपोर्ट तक पहुंच गए हम, आ जाओ। वो जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, कोई भी रिजर्व सीट नहीं थी और जो महरमा के असिस्टेंट ने करवाई थी वो भी गलती से कैंसिल कर दी गई थी। यू इडियट, तुम जानते हो तुम्हारी एक गलती की वजह से क्या हो सकता है? उसने अपना गुस्सा उतार कर फ़ोन बंद कर दिया। पिछला आधा घंटा वो वेटिंग रूम में चांदनी को बिठाकर खुद कोशिशें करती रही और जब कुछ ना हुआ तो वो मायूस होकर वेटिंग रूम की तरफ लौटने लगी थी जब बहरोज़ काला चश्मा लगाए उसके सामने आया। मेरा प्राइवेट जेट रेडी है, चांदनी को ले आओ। किस मुंह से चांदनी का नाम ले रहे हो तुम? मार तो दिया उसकी बेटी को, बदला ले तो लिया, अब किस मुंह से? मैं फालतू की कोई बात नहीं सुनने आया। अगर इंतज़ार करना है तो करो, मैं जा रहा हूँ और कल को तुम ही चांदनी को जवाब दोगी। उसने ये कहते ही अपने गार्ड्स को इशारा किया था जो उसका बैग पकड़कर आगे ले गया था। एक मिनट, मेहरमा ने पीछे से आवाज़ दी। इस तरफ मैडम, मगर वो दूसरे जेट में आएंगे। लेकिन बहरोज़ इससे पहले उसी जेट में जाकर बैठ चुका था। गार्ड ने महरमा से झूठ बोला था। वो जिस सीट पर बैठा था वो प्राइवेट थी और दूसरी साइड पर ग्लास मिरर था जिससे वो तो उनको देख पा रहा था मगर वो दोनों नहीं। महरमा, ये तो प्राइवेट लग रहा है, कैसे मैनेज किया? वो सुलेमान के दोस्त ने अरेंज किया। चलो जल्दी से बैठ जाओ। महरमा ने हर तरफ देखकर तसल्ली कर ली थी और चांदनी को अपने साथ बिठा लिया था। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है महरमा, बस ये आखिरी बार था जो हम यहाँ आए, आज के बाद नहीं आएंगे। और तुम डिवोर्स पेपर भिजवा देना, मैं हर रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ उससे। चांदनी का लफ्ज़ लफ्ज़ बहरोज़ हाकिम को सुनाई दे रहा था। वो कोर्ट रूम से यहाँ तक खुद को बहुत मजबूत बनाए चला आया था। पिछले 4 साल की तगोदो, पिछले 4 साल की नफ़रत, उसकी हक़ारत, उसका गुस्सा, सब कैसे बेमायनी निकले। वो किससे नफ़रत करता रहा और कौन था ज़िम्मेदार? मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा रबिया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसने ग्लासेस उतारे तो उसकी आंखें भरी हुई थीं। उसने पीछे टेक लगा ली किसी हारे हुए जुआरी की तरह। आई एम सॉरी, हम आपकी बेटी को नहीं बचा सके, शी इज़ नो मोर। महरमा, महरमा तुम तो इन्हें बताओ, मैं किसी की नहीं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, मेरी बेटी चाहत, चाहत की। चाहत बेटा, बच्चे कहाँ हो? 2 कदम आगे बढ़कर उसने उस जगह पर नज़र घुमाई थी और तब जाकर उसकी नज़र मायूस लौटी उस बेड की तरफ जहाँ उसकी बेटी सुकून की नींद सो चुकी थी। आपको कुछ नहीं होगा बच्चे, माँ वापस आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। वो हाथों से ड्रिप की नीडल निकालकर अपनी बेटी के वजूद को अपने सीने से लगा चुकी थी। सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ, मैं वापस आ गई हूँ ना, मैं केस जीत गई हूँ चाहत। अब हम माँ बेटी को कोई अलग नहीं कर सकता, बहरोज़ हाकिम भी नहीं। मगर मौत उन माँ बेटी को जुदा कर गई थी। चांदनी ने उस बेजान वजूद को खुद से अलग किया था। उसे हमेशा की तरह अपनी बेटी से कोई जवाब नहीं मिला था। चांदनी का दिल बेचैन हो गया था। बेसाख्ता नज़रें मॉनिटरिंग पर गई पर मशीन खामोश थी। अस्पताल के उस कमरे में बेजान उस नन्हे वजूद की तरह जो उसने अपनी आगोश में लिया हुआ था। अब सब इलाज हो जाएगा, आपका इलाज हम आज ही करवाएंगे। मामा ने पैसे जमा किए हुए थे, वो आज ही इलाज पर लगाएंगी। उसी शीट में अपनी बेटी को लपेटे वो उस कमरे से बाहर ले आई थी, गोद में उठाए वो अपनी बच्ची को दूसरे चिल्ड्रन वार्ड की जानिब ले गई थी और एक डॉक्टर के कैबिन में बिला इजाज़त दाखिल होने लगी थी जब महरमा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका था। पीछे खड़े उस शख्स पर चांदनी की नज़र गई मगर वो निगाहें चुरा चुकी थी। हमें घर चलना चाहिए चांदनी। पीछे खड़े उस शख्स पर चांदनी की नज़र गई मगर वो नज़रें चुरा गई थी। हमें घर चलना चाहिए चांदनी, प्लीज़। हम पाकिस्तान में जो केस जीते हैं, मुझे उससे बहुत पैसे मिले हैं महरमा। हम चाहत का इलाज करवाएंगे, अंदर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने दो प्लीज़। नहीं ले सकते अपॉइंटमेंट, जिंदा लोगों का ट्रीटमेंट होता है। तुम्हारी बेटी मर चुकी है जब हम वहाँ अपनी बेगुनाही का केस लड़ रहे थे चांदनी। यहाँ ये बच्ची तुम्हारी ममता के लिए बिलख रही थी। न वहाँ से तुम्हें आने की इजाज़त मिली और न तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास जाने की। मेरी बच्ची जिंदा है, वो मर चुकी है, वो जिंदा है, ये देखो। चाहत बेटा, अभी बोलो माँ, माँ बोलो बेटा।
उस खामोशी ने चांदनी की जुबान को बंद कर दिया था। तर चेहरे ने एक नज़र अपनी बच्ची पर डाली थी और एक नज़र अपने शोहर पर। आप कामयाब हो गए मिस्टर बहरोज, दूर कर दिया इसे मुझसे, ले लिया बदला। अपनी बीवी को तो बहुत साल पहले अपनी जिंदगी से बेदखल करके मार चुके थे, आज एक माँ को भी मार दिया। वो बात कर रही थी जब उसे उस बच्ची की आवाज़ सुनाई दी। चाहत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आप ठीक हो। अपनी बेटी के माथे पर बोसा देकर उसने फिर से उसके वजूद को अपने सीने से लगा लिया। बहरोज कुछ कदम पीछे हुआ था और शीशे की वॉल के साथ लगकर वो ज़मीन पर बैठ गया। छोटे छोटे कदमों से चांदनी अपनी बच्ची को पास से लेकर गुजर गई थी, उससे बातें करते हुए, सबको ये बताते हुए कि उसकी बेटी जिंदा है, मगर वो बेजान वजूद लिए कॉरिडोर की तरफ बढ़ रही थी उसका, और पीछे पीछे मेहरमा जो उसे समझा रही थी। बहरोज बहरोज ने भारी पलकें उठाकर देखा तो फैमिली के कुछ लोग अश्कबार से उसे देख रहे थे। शी इज़ नो मोर। दोनों टांगें सीधी करके वो पुरसकून होकर टेक लगाकर बैठ गया था। सर जैसे ही उसने शीशे के साथ मारा वो शीशा टूट गया था, मगर बहरोज बेसुध हो गया। शी इज़ नो मोर बाबा साईं, मर गई है वो जिसे मैं डिसेबल चाइल्ड कहता था चांदनी का। अब समझ आया, आप कुछ कर सकते हैं, उसे बचा लाएं। मैं उसे बताना चाहता हूँ, मैं उसका बाप हूँ, वो बेटी है मेरी, आप उसे बता देंगे। हाकिम साहब ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। उनके चेहरे पर जो तरस और हमदर्दी अपने बेटे के लिए उभरी थी, एकदम गुस्से और नफरत में बदल चुकी थी। अब बेटी याद आ गई? तब कहाँ थे जब तुम्हें सबने केस करने से रोका था? तब तो तुमने मेरे भाई भाभी, मेरी भतीजी तक को गंदा और गुनहगार समझ लिया था। तुमने मेरे खून को तो जो कहा सो कहा। बहरोज तुमने अपने खून को भी नहीं बख्शा, अपनी बेटी को उसकी माँ से छीन लिया, एक ऐसे इदारे में भिजवा दिया जहाँ उसे मौत ने अपनी आगोश में ले लिया, क्योंकि तुमने उसकी माँ की आगोश छीनी थी उससे। वो उठे और वहाँ से दूर बेंच पर जाकर बैठ गए। उन्होंने ऐसे वापस नहीं जाना था, उन्होंने अपनी पोती की आखिरी रसूमात करके जाना था, पर उनमें हौसला ही नहीं हो रहा था ऐसा कुछ करने का और चांदनी का सामना करने का। माँ आप मेरे साथ हैं, सब हैं, बस बाबा से कहें जल्दी से आ जाएं। बाबा भी आ जाएंगे। चाहत बेटा मुझसे वादा करो, आपने अपने सर को लेकर परेशान नहीं होना बेटा, ये निशान भी खत्म हो जाएगा। आई नो आप मेरी सुपर मामा हैं। चांदनी पाकिस्तान ले जाने से तुम्हें और अजियत मिलेगी। मेहरमा ने उसके हाथ रोक दिए थे। तुम नहीं जानती, यहाँ मेरी बच्ची की देखभाल करने वाला कोई नहीं, वहाँ अम्मी अब्बू हैं, मेरी चाहत भी उनके पास जाएगी, हम पाकिस्तान जाएंगे। घर में ऐसे ही चाहत को उठाई दाखिल हुई थी वो, और सोफे पर जाकर बैठ गई। मेहरमा बेटा, मेहरमा की वालदा भागते हुए अंदर दाखिल हुई थी, वो जो अभी तक मजबूत बनी हुई थी। वालदा की गोद में सर रख कर रो दी। बस मेहरमा बेटा बस, मोम सुलेमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसका नंबर नहीं मिल रहा, किसी से राब्ता नहीं हो रहा। चाहत नाना अब्बू नानी अम्मी आपका बहुत सारा ख्याल रखेंगे, मुझसे भी ज़्यादा। मैं नाकाम हो गई, पहले शायान और अब आप, मैं नाकाम हो गई। मेराज, शाहनवाज या हमदान, किसी को तो फ़ोन मिलाओ। दादी ने व्हील चेयर से उठने की कोशिश की थी, पर टांगों के दर्द ने उन्हें वापस बैठने पर मजबूर कर दिया। अम्मी आप बैठी रहें, हाथ मत लगाना मुझे आइंदा। जैनब बेगम का हाथ पीछे कर दिया। वो जो सब बैठे हुए थे एकदम से खड़े हो गए थे दादी के चिल्लाने पर। तुमने आखिर सास बनकर दिखा दिया ना, कितना समझाती थी तुम्हें, वो हमारा खून थी, मैं तो नहीं थी, पर तुम तो थी ना उसके पास। मुझे सब बता दिया फरहीन ने। शर्म आ रही है मुझे तुम लोगों को अपने बच्चे कहते हुए। क्या कर दिया तुम लोगों ने? दादी हाथों में सर दिए खड़ी थी और साथ दोनों बहुएं। चांदनी बाजी बेकसूर थी। हमने कितनी बार अम्मी अब्बू से कहा, सबसे बात करने की कोशिश की दादी, इन लोगों ने बहुत जुल्म किया उन पर। अच्छा हुआ वो चली गई, बहरोज भाई तो उन्हें जान से मारने के दर पे थे। सुंबल जैसे ही बताना शुरू हुई, बाकी की वो सब कज़न और भी बातें बताती चली गईं जो आज तक खामोश रहती थीं। वो कुछ घंटे उसकी ज़िंदगी के सबसे दुश्वार थे। वो रो रही थी, अपनी बच्ची के वजूद को सीने से लगाए। कब तैयारी मुकम्मल कर ली मेहरमा ने, उसने गौर नहीं किया। वो 3 घंटे वो उसी सोफे पर बैठी रही थी। बेटी से बातें करते करते वो अश्कबार थी।
एकदम से बेचैनी हुई तो चाहत को सीने से लगा लिया या फिर मुंह सर चूमने लग जाती उसका। वो अपनी बेटी को लेकर अकेली नहीं आई थी। इन 4 सालों में वो लोग भी उनके साथ आए थे जिनके साथ चाहत को बहुत मोहब्बत थी। दुबई से भी वो लोग शामिल हुए थे और वो सब जब पाकिस्तान आए तो सुलेमान के अपार्टमेंट में ही रहे थे वो। उन 2 गाड़ियों के पीछे 3 और गाड़ियां भी थी। एयरपोर्ट से वापसी तक बहरोज़ अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो फॉलो कर रहा था उन लोगों को और जब गाड़ी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर रुकी तो वो भी जल्दी से उतर आया था और उसके पीछे दादाजी, उसके वालिद और हमदान चचा भी। अभी तक वो समझ नहीं पा रहा था कि चांदनी क्यों पाकिस्तान लेकर आई है चाहत को, पर अभी उसे समझ आने लगी थी सब बात। वो जैसे आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा था, मेहरमा ने उसका रास्ता रोक दिया। क्यों आए हो यहाँ? मैं एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। एक बार वो भी ऐसे ही लाचार खड़ी, बेबसी के आंसू रोती हुई मुझे कह रही थी, मैं एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। वो रो रही थी, बिलक रही थी, पर तुमने उसे आखिरी दीदार ना करने दिया। बहरोज़ हाकिम, मकाफाते अमल देख लो। तब भी तुमने गुनाह किया था एक माँ और बेटे को जुदा करके, और अब भी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तब उसे देखने का हक खो चुके थे तुम उसे देखने का हक खो चुके हो। वो वापस अंदर चली गई, हाकिम खानदान के उन मर्दों को जलील करके। बहरोज़ मेन गेट के सामने टेक लगाई ज़मीन पर बैठ गया था। चेहरा देखे बगैर वो कहीं नहीं जाना चाहता था। वक्त गुजरने लगा, अंदर गहरी खामोशी छाई और फिर उस माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें फिज़ा में गूंजने लगी। देखते ही देखते अंदर से उस छोटी परी का जनाजा बाहर आया। बहरोज़ ने जल्दी से उस एक कपड़ा गाड़ी से निकाल कर मुंह पर लपेट लिया और जनाजे को कंधा देने लगा। चांदनी, तुम इससे आगे नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी और देखती हूँ मैं कि कौन रोकता है मुझे। नंगे पांव वो भी उस जनाजे के पीछे चल दी थी। अम्मी, आप चलना चाहेंगी? नहीं हमदान, हिम्मत नहीं रही। अब हिम्मत नहीं रही। मुझे अब कोई पूछने ना आए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दादी का रोना देखकर किसी में हिम्मत नहीं थी उन्हें चुप करवाने की। बाकी मर्द कब्रिस्तान के लिए निकल गए थे सिवाय हमदान साहब के। अब उनके ना जाने की वजह क्या थी? उनकी नफरत या गुस्सा या उनकी साजिश का नाकाम हो जाना? वो अपने कमरे में चले गए थे कुछ और साजिश गढ़ने, पर वो नहीं जानते थे कि अब उनका मकाफाते अमल शुरू हो रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट, वो चिल्लाई थी। कुछ लोग पीछे हुए तो वो एक दरख्त के पीछे बहरोज़ हाकिम का हाथ पकड़कर उसे खींचकर सामने लाई थी और बेटी के चेहरे से वो सफ़ेद कपड़ा उतार कर बहरोज़ का हाथ एक झटके से छोड़ा। बहरोज़ हाकिम, ये देख ले मेरी बेटी का चेहरा, ये डिसेबल्ड बच्ची। इसमें उस मासूम की गलती नहीं थी बहरोज़। चेहरे से कपड़ा हटा कर देखें और बताएं क्या गलती थी इसकी। उस स्कार्फ को बहरोज़ के चेहरे से खींचकर कहीं दूर फेंक दिया था चांदनी ने। ये देखें बहरोज़, कितनी प्यारी है ये कहीं से डिसेबल्ड लग रही है। हाँ, बस सर इस साइड से थोड़ा सा बढ़ गया था। जानते हो क्यों? बहरोज़ की आंखें उस बच्ची पर थीं। वो दोनों घुटनों के बल बैठे हुए उस बेजान वजूद को देख रहे थे। चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। दादाजी अपने दोनों बेटों के साथ इतना दूर भी नहीं थे कि उन्हें कुछ नज़र ना आ सके। उन्हें वो बच्ची नज़र आ रही थी। उन्हें वो बच्ची भी नज़र आ रही थी जिसके दादा कहने को उन्होंने गाली समझकर झड़क दिया था। वो सब खड़े थे खामोश जब चांदनी ने बहरोज़ के कांपते हुए हाथ को चाहत के सर पर रख दिया। बहरोज़, कोई बच्चा डिसेबल्ड नहीं होता। जिस रात मुझे अपनी ज़िंदगी से जाने का कह दिया था आपने, उस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी बच्ची इस वजह से ऐसी हो गई, वो डिसेबल्ड नहीं थी। वो और ऊंची आवाज़ में बोली, दुनिया का कोई बच्चा डिसेबल नहीं होता। हमारी सोच माजूर होती है, हमारा दिमाग ख़राब होता है। बच्चे तो परफेक्ट होते हैं। अब हाथ रखें और कहें कि ये बच्ची डिसेबल्ड नहीं है। और चांदनी गाड़ी से निकलते ही भागते हुए सुलेमान उसकी तरफ आया था। चाहत, सुलेमान, चाहत चली गई मुझे छोड़कर। नो, वो रोते हुए उसके पास बैठ गया था। चाहत को चांदनी से छीनकर अपने सीने से लगाया था उसने। चाहत बेटा उठो, आंखें खोलो, बाबा आए हैं। देखो, मैं बहुत बड़ी डॉल लेकर आया हूँ आपके लिए। चाहत, आंखें खोलो। उसके सर पर बोसा देते हुए बहरोज़ पीछे हो गया था। वो उस दरख्त के पास जाकर वापस बैठ गया था, उस जगह जहां उसने होना था। अब कोई और नहीं था। वो शख्स चाहत के माथे को चूम चूम कर उसे
उसे जगाने की कोशिशें कर रहा था। सुलेमान, वो हमें छोड़कर चली गई है। सुलेमान से वो बच्ची लेकर लहद में उतार चुके थे। चांदनी ने उसकी गिरफ्त छोड़कर आगे जाने की कोशिश की, पर सुलेमान की गिरफ्त और मजबूत हुई उसके कंधों पर, और बिलाखिर सुलेमान के गले लगकर वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गई। उसके अम्मी अब्बू की कब्र के साथ ही वो नन्ही सी कब्र बनी थी, और उस तरफ एक और कब्र भी थी, नन्हे शायान की। एक मर्द चाहे तो 1 मिनट में पूरा ख़ानदान तबाह कर दे, और यही किया तुमने बहरोज़। अपनी उस कातिल बदकिरदार बीवी को वापस इस हवेली में लाकर तुमने अपनी औलाद भी गंवा दी और हमारी भी। तुम्हें शर्म ना आई? तुम्हें खुदा का खौफ ना आया? दादी चिल्लाए जा रही थी और बहरोज़ सामने सर झुकाए खड़ा था। अभी अभी वो लोग वापस आए थे और दादी सामने मौजूद थी। बेगम, मेराज साहब, ये तो उम्र में छोटे थे, बच्चे थे, आपको भी शर्म ना आई जवान बच्ची को हवेली से निकालते हुए? आप बस कर जाएं दादी, आप भी शामिल थे, आप सब लोग शामिल थे। रबिया के सामने चांदनी को इंसल्ट करना, हर काम करवाना, उन सब में आप लोग भी शामिल थे। शायान की मौत के ज़िम्मेदार आप सब हैं, और अब इस बच्ची के भी। मुबारक हो, इस खानदान के दोनों बच्चों को बड़ी आसानी से मनो मिट्टी तले पहुंचा दिया। बस बस कर जाएं, खुदा के लिए बस कर जाएं। मैं इतना टूट गया हूं कि एक कदम दूर हूं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से। बस कर जाएं, सांस आने दें मुझे। बहरोज़ ऊपर कमरे में जाने लगा था जब शाहनवाज साहब ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अपने बेटे शायान को पकड़ो और इस हवेली से चले जाओ हमेशा के लिए। बहरोज़, हमने तुम पर यकीन करके, तुम्हारी बीवी पर यकीन करके अपनी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादती कर दी। अब जब जब तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का चेहरा देखूंगा मुझे मेरे गुनाह याद आएंगे। चले जाओ हमारी ज़िंदगियों से दूर। वालिद ने जैसे ही हाथ जोड़े थे, बहरोज़ ने हाँ में सर हिलाया था। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। शायान, शायान। जी बाबा। वो जैसे ही सामने आया था, बहरोज़ घुटनों के बल लगकर उसे अपने गले से लगा चुका था। कितने ही मिनट गुजर गए थे, घंटे। उस पूरी हवेली में बहरोज़ हाकिम के रोने की आवाज़ें गूंजती रही थी। आप सब नहीं जानते कितनी तकलीफ़ में हूँ मैं। पिछले 4 साल बेटे के कातिल को सीने से लगाए रखा मैंने, और उससे नफ़रत करता रहा जो मेरी अपनी थी। बाबा, आप नहीं जानते मैं कितनी अज़ियत से गुज़र रहा हूँ। मैंने अपने हाथों से ख़ुद को बर्बाद कर दिया, और फिर उसे भी। वो बच्ची, मैं उसे डिसेबल्ड कहता रहा, उसे अपने ही खून को कोसता रहा। मैं कितना बड़ा पागल था। बाबा, बस चुप कर जाए। शायान बार बार उसके आंसू साफ कर रहा था। बहरोज़ हाकिम की आवाज़ सिसकियों में बदल गई थी। एक गलत शख्स के इंतखाब ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसका बेटा भी, उसकी बेटी भी, और उसकी बीवी भी।